हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान के संबंध में। डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान के संबंध में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उसे भी ध्यानपूर्वक देखें। और डायनेमिक्स और यानी गति विज्ञान के संबंध में जितने भी टॉपिक एग्जाम में आने की संभावना है या एग्जाम में आ चुके हैं, उन सभी टॉपिकों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर चलता है संघट यानी कि इम्पैक्ट। तो संघट के संबंध में सबसे पहली बात जो होती है वो होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अर्थात संघट गुणांक। इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और पूर्ण प्रत्यास्थ यानी कि परफेक्टली इलास्टिक पिंडों के लिए ई का मान जो है 1 होता है, तथा पूर्ण अप्रत्यास्थ अर्थात परफेक्टली इन इलास्टिक पिंडों के लिए ई का मान 0 होता है। तो यदि स्मॉल ई का मान 0 है तो वे पिंड कैसे हैं? पूर्ण अप्रत्यास्थ हैं। और अगर ई का मान 1 है तो वे पिंड कैसे हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ हैं। अब हम बात करते हैं संघट के नियम। तो संघट के 2 नियम हैं। नंबर 1 है संवेग संरक्षण का नियम, अर्थात m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पर ये सब है क्या? जैसे मान लीजिए एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, अर्थात पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। और संघट से पहले उनके वेग u1 और u2 हैं और संघट के बाद उनके वेग जो है v1 और v2 हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि चित्र हमेशा ऐसे ही बनाएंगे इसमें, चाहे उनके वेग विपरीत हो या कैसे भी हो। विपरीत होंगे तो उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तब उनके मान चेंज कर देंगे, लेकिन ये चित्र हमेशा ऐसे ही बनाना है। यानी कि ऊपर लिखे जाएंगे संघट से पहले यानी कि टकराने से पहले के वेग, और नीचे लिखे जाएंगे संघट के बाद अर्थात टकराने के बाद के वेग, और पिंडों के अंदर लिखेंगे उनके द्रव्यमान m1 और m2। तो संघट का दूसरा नियम जो है वो न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम कहलाता है। और इस नियम के अनुसार v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ई u2 माइनस u1, या इसे कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं कि v1 माइनस v2, तो यहां पर लिख देंगे u1 माइनस u2 और यहाँ पर इसका चिन्ह जो है माइनस कर देंगे। कहने का अर्थ यह है कि अगर दोनों एक ही जैसे हैं, अर्थात 2 1 लिए गए हैं तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अगर इनका उल्टा कर देंगे तो चिन्ह पॉजिटिव भी ले सकते हैं। यहाँ पर u1 माइनस u2 का अर्थ होता है उपगमन वेग, यानी कि पास आने का वेग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि नजदीक जाने का उसका वेग। और v2 माइनस v1 का अर्थ होता है अपगमन वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अर्थात दूर हटने का वेग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि एक गोला समतल से आकर टकराता है, तो उस कंडीशन में जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक समतल है और ये गोला है, तो ये गोला जो है इस समतल से टकराता है। इसका द्रव्यमान जो है m1 है और इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u1 है। जब ये टकराएगा इससे जाके तो इसका वेग कितना समतल का? 0। तो u2 जो यहाँ पर लेते हैं u2, उसका वेग क्या माना जाएगा? 0। अब टकराने के बाद गोले का वेग कितना हो गया? v1, और समतल का वेग तो u2 v2 ये 0 ही रहेगा। याद रखना u1 और u2 एक ही दिशा में लेंगे, v1 और v2 एक ही दिशा में लेंगे, जैसे ऊपर भी लिखा है ऐसी दिशा में लेंगे। लेकिन जब सोल्व करेंगे क्वेश्चन तो v1 का मान ऑटोमेटिकली माइनस का आएगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि टकराने के बाद में पिंड ऊपर की तरफ जाएगा। तो u1 प्लस का अर्थ है कि समतल की तरफ जा रहा है और v1 माइनस का अर्थ हो जाएगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है। आइए देखते हैं इसके बारे में भी। जैसे कि हमने सूत्र लिखा ऊपर v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ई u2 माइनस u1। तो यहां पर जब सूत्र लिखा गया है तो जैसे कि आप जानते हैं कि v2 यानी कि समतल का वेग, समतल का टकराने के बाद का वेग कितना है? 0 है। तो ये तो 0 हो गया। और जो u2 है, u2 क्या है? समतल का टकराने से पहले का वेग। तो समतल तो टकराने से पहले भी और बाद में भी उसका वेग तो 0 ही है। तो यानी कि u2 का मान भी यहाँ पर 0 रख दिया हमने। तो इस प्रकार से हमने देखा कि v1 का मान आ गया है माइनस ई u1, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि v1 का मान माइनस ही आएगा, अर्थात टकराने के बाद में वो समतल से वापस चला जाएगा। तो टकराने के बाद जब वो उछला ऊपर को, तो उछलते समय उसका वेग क्या हुआ? तो उछलने का वेग v1 इज इक्वल टू ई गुना टकराने का वेग u1। तो अगर हमें किसी वस्तु को किसी दीवार से, जैसे कोई गेंद है मान लो, और गेंद वो दीवार से टकराई, किस वेग से टकराई, तो वो टकराने का वेग u1 हो जाएगा। और टकराने के बाद में जब वापस आई तो उसका वेग क्या था? तो वो v1 है। तो वापस आने का वेग बराबर हो जाएगा टकराने के वेग का ई गुना। और माइनस का चिन्ह केवल इस बात को प्रदर्शित करता है
कि टकराने के बाद वापस आई है, अर्थात उसकी दिशा बदल गई है। माइनस का चिन्ह लिखने का बाकी और कोई अर्थ नहीं है, केवल इसका अर्थ यही है कि टकराने के बाद वो गेंद या जो भी वस्तु समतल से वापस आ गई है। अब हम देखते हैं कि जैसा मान लीजिए किसी ऊंचाई से, तीसरा पॉइंट चल रहा है, किसी ऊंचाई से किसी समतल पर कोई वस्तु गिराई गई है, तो जब वो किसी ऊंचाई से छोड़ी गई है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। अर्थात आपने उसको ऐसे पकड़ा कि छोड़ दी, तो शुरुआत में वेग कितना 0 था, और वो उस समतल पर या पृथ्वी पर किस वेग से टकराए जाकर, तो वह वेग क्या है, v है। और ऊंचाई पे कितनी थी, h ऊंचाई पर थी। तो पहले यहां से यहां तक की जो दूरी है इसके लिए बात करते हैं हम, कि सूत्र होता है v² = u² प्लस 2gh। तो v क्या है, अंतिम वेग होता है, और u होता है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, तो u के स्थान पे क्या आ गया, 0। v क्या है, अंतिम वेग है, तो v का स्क्वायर। तो यहां पर v का मान क्या निकल कर आ जाएगा, 2gh, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा v का मान 2gh। अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी से या किसी समतल से टकराती है तो उसका वेग होता है 2gh, अर्थात जितनी ऊंचाई से छोड़ी गई है, ये h तो वो ऊंचाई है और g आप जानते हैं गुरुत्व त्वरण है, तो इस प्रकार से हम v का मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम कि टकराने का वेग तो उसका, ये जो v है टकराने का वेग है, v तो उसका टकराने का वेग तो उसका v हो गया। अब पहली उछाल का वेग उसका क्या होगा, टकराने के बाद जब उछलेगी ऊपर को तो उसका वेग क्या होगा। ऊपर मैंने आपको लिखवाया है उछलने का वेग बराबर होता है e गुना टकराने का वेग, e गुना टकराने का वेग, और माइनस चिन्ह केवल इस बात को प्रदर्शित करता है कि वापस जा रही है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, पहली उछाल का वेग जो हो जाएगा v1, वो हो जाएगा e गुना टकराने का वेग, और टकराने का वेग क्या है, v है, अर्थात e गुना v, और v का मान क्या है, 2gh। तो यहां पर रख देंगे 2gh। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि v1 का मान जो आ गया है वो e गुना 2gh का अंडर रूट आ गया। तो जैसे यहां से छोड़ी थी वस्तु, यहां टकराई, टकराने के बाद में उछली ऊपर को, तो उछलते समय उसका वेग कितना हुआ। अब हम देखते हैं कि पहली उछाल के बाद वो कितनी ऊंचाई तक गई, यानी कि h1। तो पहली उछाल का वेग v1 आ गया है। अब हम देखते हैं, सूत्र लगाते हैं आगे, फिर v² = u² प्लस 2gh से। तो v, अब हम इसकी बात कर रहे हैं यहां से पहली उछाल के लिए, तो v यानी कि अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना था, v1 था, और अंतिम वेग कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि किसी ऊंचाई पर जाकर वो रुकेगी फिर वापस आएगी। तो अंतिम वेग तो हो गया 0 उसका, और प्रारंभिक वेग हो गया v1। तो इस सूत्र के अंदर जो v है वो अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग है 0, तो v के स्थान पर आ जाएगा 0, और u जो है प्रारंभिक वेग है, जो कि यहाँ पर कैपिटल v1 है, तो ये आ जाएगा v1। और माइनस का चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है। जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो सूत्र लगते हैं g के प्लस के, और जब वस्तु नीचे से टकराने के बाद या ऊपर को फेंकी जाती है तो g का मान होता है माइनस का। तो यहाँ पर g इसलिए माइनस का लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पर कि v1 बराबर 2gh1। तो v1 बराबर किसके, v1² बराबर हो गया 2gh1 के, और v1 और 2gh1। अब इनके मान रखते हैं जरा। देखिए ऊपर हमने v1 का मान निकाल चुके हैं हम, e 2gh। तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो e² अंडर रूट इसका खत्म हो जाएगा, e² 2gh, और ये कितना था 2gh1। तो यहां से 2g से 2g खत्म हो जाएगा, तो क्या मिला, h1 बराबर e² h। तो h1 क्या है, पहली उछाल की ऊंचाई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पहली उछाल की ऊंचाई यानी कि h1 का मान है e² h के बराबर। अब देखते हैं इसी प्रकार से, यानी कि पहली उछाल जो प्रारंभिक ऊंचाई थी उसका e² गुना हो गया। तो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि दूसरी उछाल की ऊंचाई यानी h2 का मान निकाल सकते हैं h1 का e² गुना, और h1 का मान कितना है, e² h है, तो e की पावर हो जाएगी 4, तो e की पावर 4 गुना h हो जाएगा। इसी प्रकार से हम h3 निकाल सकते हैं, तो e² h2, और h2 का मान कितना है, e की पावर 4h है, तो यहां पर हो जाएगा e की पावर 6h। इसी प्रकार से आगे तक हम निकाल सकते हैं। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से छोड़ी जाती है और वह पृथ्वी से या किसी समतल से टकराती है तो वह अनेक बार संघट करती है, अर्थात वो अनंत तक संघट करती है। तो ये बात आ गई थी दूसरी उछाल की ऊंचाई, और इसी प्रकार से अन्य उछालों की ऊंचाई हमने निकाल ली। अब देखते हैं उछलना बंद होने तक उसने कुल कितनी दूरी तय करी। तो सोच के देखो जरा, यहां से छोड़ी, यहां तक आई, तो पहली दूरी होगी h। दूसरी बार में फिर क्या होगा, फिर यहां से उछली, यहां तक गई h1, फिर वापस आई h1। तो h1 जो है 2 बार चली उसने, तो इसीलिए हमने लिखा यहां पर लिखा है हमने h1 हो गए 2 बार। इसी प्रकार से h2 भी 2 बार, इसी प्रकार से h3 भी 2 बार, इसी प्रकार सारे 2 बार होंगे, केवल h जो है वो 1 बार रहेगा। अब यहां पर हम क्या रखते हैं, h1, h2 और h3 के मान रख देते हैं। तो h प्लस 2, h1 का मान कितना है, ऊपर से देखो h1 का मान था, सबसे ऊपर देखो कहां था h1 का मान,
तो h1 का मान था यहाँ पर ई स्क्वायर एच, तो यहाँ पर रख दिया हमने ई स्क्वायर एच, फिर h2 का मान रखा e की पावर 4h, फिर h3 का मान रखा e की पावर 6h, इसी प्रकार से अनंत तक रखते चले गए। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल गया, ई स्क्वायर एच कॉमन निकाल दिया हमने, तो 2 ई स्क्वायर एच कॉमन निकाल दिया, अंदर रह गया 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4, इस प्रकार से। और ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल का सूत्र होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ क्या है, a क्या है, पहला पद है यानी कि 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर यानी कि जो उनका गुणोत्तर अनुपात है। तो ये क्या है, यहाँ ई स्क्वायर है, तो यहाँ पर ई स्क्वायर रख दिया हमने। अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ से h कॉमन निकालने, सोल्व करने के बाद में ये थोड़ा सा आ जाएगा, आप कर लेना ऐसे, ये आ जाएगा h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इस प्रकार से उछलना बंद होने तक चली गई कुल दूरी s का सूत्र हो गया है 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू h। तो पीजीटी 2009 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो उछलना बंद होने तक वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो उसका जो आंसर था यही था कि कुल चली गई दूरी उसके द्वारा होगी 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच। चलिए अब हम उछाल में लगे समय के बारे में चर्चा करते हैं। सूत्र होता है v बराबर u प्लस जी टी। यहाँ पर v क्या है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है v, और u है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना जब छोड़ा गया था ऊपर से, 0 था। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि v बराबर आ गया gt, और v का मान क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 में हम बता चुके हैं कि v का मान है 2gh का अंडर रूट। तो v के स्थान पर रख दिया 2gh, और यहाँ पर gt है ये। अब g को इधर ले जाएंगे नीचे, तो जी स्क्वायर हो जाएगा, एक g कैंसिल हो जाएगा, तो t का मान निकल कर आ जाएगा 2h अपॉन जी, यानी कि टकराने का समय t बराबर 2h अपॉन जी। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब इसी ऊंचाई से छोड़ा गया था h ऊंचाई से, तो प्रारंभिक वेग 0 था और टकराते समय उसका वेग हो गया था v। तो टकराते समय यानी कि जब वो पृथ्वी से टकराया तो छोड़ने से टकराने तक में कितना समय लगा, वो स्मॉल t है। अब टकराने के बाद में ऊपर उछलेगा, तो पहली उछाल जैसे कि h1 उछाल थी उसकी, तो पहली उछाल में कितना समय लगा और फिर वापस आने में भी उतना समय लगेगा। तो टकराने का समय हो गया t बराबर 2h अपॉन जी। अब सूत्र लगाइए v बराबर u प्लस जी टी से। अब इस गति के लिए बात चल रही है, तो प्रारंभिक वेग कितना है, v1 है, अंतिम वेग कितना है, 0 है। तो प्रारंभिक वेग यानी कि u v1, तो इसके स्थान पर रख दे v1, अंतिम वेग v यानी कि 0, तो इस v के स्थान पर आ गया 0। और माइनस का चिन्ह क्यों लगा है, गति अगर पृथ्वी से ऊपर की तरफ है तो g का चिन्ह माइनस लिया जाएगा, और गति अगर पृथ्वी की ओर है तो g का चिन्ह लिया जाएगा प्लस का। तो यहां पर इस प्रकार हमने देखा कि gt1 बराबर आ गया v1। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि पॉइंट नंबर 4 में v1 का मान e इंटू 2gh का अंडर रूट था। तो यहां पर हमने क्या रख दिया, v1 के स्थान पर e इंटू 2gh का अंडर रूट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं t1 का मान, तो t1 आ जाएगा e इंटू 2h अपॉन जी का अंडर रूट। और जैसे कि ऊपर देखा था 2h अपॉन जी का अंडर रूट स्मॉल t था, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं t1 का मान जो है स्मॉल e इंटू टी के बराबर हो गया। तो पहली उछाल में लगा समय t1 बराबर हो गया e गुना स्मॉल t या e गुना 2h अपॉन जी का अंडर रूट। इसी प्रकार से हम t2 निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा e t1 यानी कि e स्क्वायर t, t3 आ जाएगा e क्यूब t। इसी प्रकार से आगे तक भी हम निकाल सकते हैं। अब उछलना बंद होने में लगा कुल समय, तो यहां से यहां तक का समय एक बार, बाकी समय सब 2 बार काउंट होंगे, यहां से यहां तक गया फिर वापस आया। तो उसी प्रकार से जैसे पहले बताया था अभी कि t प्लस 2, t1 कितना आएगा 2 बार, t2 भी आएगा 2 बार, t3 भी आएगा 2 बार, इसी प्रकार से अनंत तक चलता रहेगा। तो कैपिटल T का मान निकल का आया इस प्रकार से t प्लस 2 इंटू, अब यहां पर हम रख देंगे मान सब इसके t1 का मान रख देंगे। तो t1 का मान कितना था et, तो यहां पर रख दिया et, फिर t2 का मान रख दिया हमने, तो t2 का मान था e स्क्वायर t, तो यहां पर हो गया e स्क्वायर t। फिर इसी प्रकार से t3 का मान था e क्यूब t, तो यहां पर रख दिया। इसी प्रकार से आगे तक रखते चले गए। फिर हमने यहां से et कॉमन निकाल लिया, तो जब et कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस e स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा। और ये एक गुणोत्तर श्रेणी होगी जिसके r का मान जो है e होगा। तो सूत्र क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल का, a अपॉन 1 माइनस r। तो a क्या है, पहला पद यानी कि 1 है, तो 1 अपॉन
1 माइनस ई हो गया। अब यहां से इसकी हम कैलकुलेशन आपको दिखा रखी है, लास्ट में फाइनली जो निकल कर आ गया इसका मान t इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई आ गया, अर्थात कैपिटल टी का मान आ गया इस प्रकार से 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू टी, और टी का मान क्या है ऊपर से 2h अपॉन जी, तो 2h अपॉन जी। तो इस प्रकार से ये उछलना बंद होने में लगा कुल समय निकल कर आ गया है। तो जिस प्रकार से हमने पहला आर्टिकल करा था इसी प्रकार से इसे भी हम पूरे को समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट सूत्र पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। चलिए अब देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2009 और 2010 में आया था। एक गोला समान द्रव्यमान के विराम में स्थित दूसरे गोले से सीधा संघट करता है। यदि प्रत्यास्थ गुणांक ई हो या प्रत्यानयन गुणांक जो भी इसमें लिखा है ई हो, तो टकराने के बाद उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि ई लिखा है, E1 E2 तो कहीं है ही नहीं, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, केवल तीसरा या चौथा ऑप्शन हो सकता है, और अनुमान के तौर पर आप तीसरे पे ही लगा देना एग्जाम में। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं हम। तो चित्र में द्रव्यमान इनके अंदर लिखे गए हैं, टकराने से पहले के वेग ऊपर और टकराने के बाद के वेग नीचे। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इनके द्रव्यमान समान है, अर्थात m1 बराबर m, तो m2 बराबर भी m है, और विराम में स्थित दूसरा गोला जो है विराम में स्थित है, अर्थात u2 का मान जो है 0 है। उनके वेगों का अनुपात अर्थात टकराने के बाद उनके वेग कितने हो गए, v1 और v2 हो गए हैं, तो इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सूत्र लगाते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अब सभी इसके अंदर मान रखते हैं, तो m u1 प्लस m0 इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2। तो m दोनों तरफ से कॉमन निकल कट जाएगा, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि u1 बराबर आ जाता है v1 प्लस v2। बात नंबर 1 आ गई है। अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सूत्र होता है वो v2 माइनस v1 बराबर e u1 माइनस u2, या माइनस बाहर लिखोगे तो u2 माइनस u1 लिख देना। तो v2 माइनस v1 बराबर e। अब देखते हैं u1 का मान क्या है। तो u1 का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो या तो इसे डायरेक्ट लिख दो या बाद में लिख देंगे, और u2 का मान है 0, तो u1 इंटू 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि e u1 आ गया। बात नंबर आ गई 2। अब हमें निकालना किसमें है, v1 और v2 में अनुपात निकालना है, तो अर्थात यहां से u1 गायब करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, v2 माइनस v1 बराबर e, और यहां पर हो जाएगा v1 प्लस v2। अभी सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। v1 अपॉन v2 बराबर आ जाएगा 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, और यही इसका फाइनल आंसर सी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2010 में आया था। एक गेंद u वेग से गतिमान है, यह विपरीत दिशा में v वेग से गतिमान समान द्रव्यमान की दूसरी गेंद से सीधा संघट करती है। यदि संघट गुणांक स्मॉल e हो, तो संघट के बाद पहली गेंद विरामावस्था में आ जाए, तो u अपॉन v का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं इसका। तो चित्र में जैसा पहले क्वेश्चन में था ऐसा ही है, अर्थात द्रव्यमान इनके अंदर लिखे गए हैं, संघट से पहले के वेग ऊपर, संघट के बाद के वेग नीचे। आइए देखते हैं क्या क्या है इस्तेमाल में। समान द्रव्यमान है, तो अगर m1 का मान m है तो m2 का मान भी m होगा। दूसरी बात क्या है कि जो u2 का वेग है, u2 का वेग u1 के वेग के विपरीत है, तो ये हो जाएगा u1 का वेग अगर हम u मान लें, तो u1 का वेग क्या मान लें हम, u मानना नहीं है, दिया है पहली गेंद का वेग u है, तो u1 का मान हो गया u, और u2 का मान v है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में है, तो लिया जाएगा माइनस का v। फिर उसके बाद में संघट के बाद क्या हुआ,
जो पहली गेंद है वो विरामावस्था में आ गई, तो v1 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरी गेंद का वेग पता नहीं क्या है, तो अब सूत्र लगाते हैं बारी बारी से। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो सब m है, दोनों तरफ m समान है, तो m तो सब कट जाएंगे, तो केवल क्या रहेगा, u1 यानी कि u प्लस u2 यानी कि माइनस v, v1 तो कितना है, v1 0 प्लस v2 तो v2 है ही। तो इस प्रकार हमने देखा कि v2 का मान जो आ गया है वो आ गया u माइनस v। बात नंबर 1 डालते हैं इस पर। अब सूत्र लगाते हैं v2 माइनस v1 बराबर e इंटू u1 माइनस u2। चलिए v2 का मान कितना है, तो v2 का मान तो ज्ञात नहीं है, और v1 का मान कितना है, 0 बराबर e, u1 का मान कितना है, u माइनस u2 का मान है माइनस v, अर्थात प्लस का v हो जाएगा v। तो ये निकल कर आ गया v2 का मान e इंटू u प्लस v, इक्वेशन नंबर 2। ये v2 है, ये भी v2 है, दोनों को इक्वल रख दो, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को, तो क्या मिलेगा हमें, u माइनस v बराबर e u प्लस e v। अब u के एक तरफ कर लो, तो u माइनस e u इज इक्वल टू e v प्लस v। तो यहां से u कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस e, यहां से v कॉमन निकाल दो, तो 1 प्लस e। तो अनुपात किसका निकालना हमें, u और v का अनुपात निकालना हमें, तो u अपॉन v बराबर आ जाएगा 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पीजीटी 2002 में आया था। क्वेश्चन में लिखा है एन इलास्टिक बॉल विद e 1/2, यानी कि e का मान क्या है, इसको 1/2 है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट h ऑन ए स्मूथ फ्लोर। क्या कहा उसने कि एक बॉल को जो h ऊंचाई से एक स्मूथ फर्श पर गिराई जाती है, जिसके लिए e का मान कितना 1/2 है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, तो बॉल के द्वारा कुल कितनी दूरी तय करी जाएगी ये बतानी है हमें। तो हमारा जो फॉर्मूला बताया था आपको कि टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था s बराबर 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, और साथ में लिखा था h यहाँ पर। अब e का मान क्या दे रखा उसने, 1/2 दे रखा, तो 1 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, और यहाँ पर क्या है, h है, तो ये हो जाएगा 5/3 h। 5/3 का मतलब क्या है, इसका मीनिंग होता है 1.66 h। अब ये जो s का मान है, ये जो ग्रेटर है 2 है और लेस देन 3 है, 2 और 3 के बीच में है। तो उसने जो ऑप्शन लिख रखा था वो इस प्रकार से लिखा था कि टोटल डिस्टेंस का मान जो है लेस देन 2h लेकिन मोर देन 3/2 h से बराबर होगा। तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1.5 से ज्यादा, 1.5 से ज्यादा हो जाएगा और 2 से कम रहेगा। तो इसका ऑप्शन जो उसमें दे रखा था बी था उसमें, तो बी ही ऑप्शन उसका सही था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक का अभ्यास करने के लिए आप उसी प्रकार के क्वेश्चन आप स्वयं भी करके देखें। हालांकि टाइम बहुत कम बच रहा है, लेकिन फिर भी जितना अधिक से अधिक आप प्रयास करते हैं उतना करें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो सबसे पहला इसमें बात आती है कि आवेग क्या होता है। तो आवेग का मतलब होता है बल गुना समय, यानी कि जब किसी वस्तु पर कोई बल थोड़े समय के लिए लगाया जाता है तो बल गुना समय के अनुपात को हम आवेग कहते हैं। तो बल का सूत्र होता है ma और समय है यहाँ पर t। अब हम गति के समीकरण जानते हैं v बराबर u प्लस at, तो यहां से हम at निकाल सकते हैं v माइनस u। तो यहां पर हमने at का मान रख दिया v माइनस u। जब m के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mv माइनस mu, अर्थात
ये प्रारंभिक संवेग है, mu तो है प्रारंभिक संवेग, mv है अंतिम संवेग, तो ये हो जाएगा संवेग में परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आवेग का अर्थ होता है संवेग में परिवर्तन। तो यदि आवेग के मात्रक की हम बात करें तो आवेग का मात्रक वही है जो कि संवेग का मात्रक है। एक तो यहां से आवेग का मात्रक निकला न्यूटन सेकंड, और एक संवेग के मात्रक से निकल जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं कार्य। तो कार्य का अर्थ आप जानते ही हैं, बल गुना विस्थापन, लेकिन सही जो फॉर्मूला है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो यदि विस्थापन बल की दिशा में नहीं है तो इस विस्थापन को बल की दिशा में लेके जाएंगे। जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि थीटा कोण पर किसी भी सदिश राशि का घटक अगर निकालना है तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात एस का एफ की दिशा में घटक हो जाएगा एस कोस थीटा। तो इस प्रकार से कार्य का सूत्र हो गया एफ एस कोस थीटा। कार्य का मात्रक जूल होता है। अब हम बात करते हैं शक्ति। शक्ति का अर्थ होता है एक सेकंड में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति P बराबर W/T, और W का सूत्र होता है F गुना S। यहाँ F और S बल की दिशा में विस्थापन है, S क्या है बल की दिशा में विस्थापन, इसलिए कोस थीटा नहीं लगाया। अब देखते हैं S/T का अर्थ क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है वेग। तो इस प्रकार से शक्ति का नया सूत्र निकल कर आ गया आपके सामने कि बल गुना वेग। तो अगर हम शक्ति निकालना चाहते हैं तो बल और वेग हमें पता होना चाहिए। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक होता है W का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो W का मात्रक क्या होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो शक्ति का मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकंड, या इसे वाट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अश्वशक्ति का क्या अर्थ है। तो एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर, जैसे कि आपके घरों के अंदर जो मोटर लगे रहते हैं वो लिखे रहते हैं कि 1 HP का या हाफ HP का है, तो उसका अर्थ क्या होता है। अगर कोई मोटर 1 HP का है तो उसका अर्थ यह है कि उसकी शक्ति जो है 746 वाट है, अर्थात वह मोटर 1 सेकंड में 746 जूल कार्य करता है। इसी प्रकार से दूसरा मात्रक होता है मीटरी अश्वशक्ति यानी कि MHP। तो इसका अर्थ होता है एक मीटरी अश्वशक्ति का अर्थ होता है 735 वाट। तो अगर कोई मोटर 1 MHP का है तो इसका अर्थ यह है कि वह 1 सेकंड में 735 जूल कार्य करता है। फिर होता है मीट्रिक टन। क्या होता है, तो मीट्रिक टन का अर्थ होता है 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1000 किलोग्राम। तो 1 मीट्रिक टन का अर्थ हो जाता है 1000 किलोग्राम। अब जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसमें लिखा रहता है कि 100 में से 1 की चढ़ाई पर या 1 में से 50 की चढ़ाई पर, इस प्रकार से लिखा रहता है। इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का मतलब होता है कि साइन अल्फा का मान 1/100 है, अर्थात ये चढ़ाई जैसे इस पर मान ऊपर चढ़ेंगे तो ये तो हो जाएगा इसका करण, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसके, ये 1 हो जाएगी। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे करण। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 1 की चढ़ाई का अर्थ होता है साइन अल्फा बराबर 1/100। आइए देखते हैं एग्जाम में इस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने है। उस इंजन की मीटरी अश्वशक्ति ज्ञात कीजिए जो 100 में से 1 की चढ़ाई पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चढ़ रहा है। इंजन बोझ आदि का द्रव्यमान 10 मीट्रिक टन है और घर्षण आदि के कारण अवरोध 5 किलोग्राम भार प्रति मीट्रिक टन है। तो यहां पर लिखा है 100 में से 1 की चढ़ाई, तो क्या अर्थ हो गया इसका, साइन अल्फा बराबर हो गया 1/100। और चित्र में क्या दिखाया जाएगा, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं इस प्रकार चित्र को। ये कोई इंजन है। अब सबसे पहले तो बात याद रखो कि ये कोण अल्फा होता है और इसका mg हमेशा नीचे की तरफ, और यहां पर जो कोण अल्फा यहां है तो यहां पर भी अल्फा ही कोण होगा, और mg का थीटा की दिशा में घटक होता है f कोस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा mg कोस अल्फा, और लंबवत दिशा में घटक हो जाता है mg साइन, अर्थात mg साइन अल्फा। अब इस बल का नाम हम F1 रख सकते हैं, और ये ऊपर की तरफ गतिमान है तो ऊपर की तरफ वेग कितना है v है, और घर्षण किधर को लगेगा, वेग के विपरीत दिशा में, तो घर्षण बल लगेगा नीचे की तरफ, इसे हम मान सकते हैं F2। तो जो अवरोध बल है वो नीचे की तरफ है F2, गति ऊपर की तरफ है, और mg के कारण जो दो बल लग रहे हैं mg
कोस अल्फा और एक mg साइन अल्फा। mg कोस अल्फा, इसकी जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगी इससे बैलेंस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। गति में जो योगदान कर रहे हैं केवल F1 और F2 कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंजन है उसका द्रव्यमान कितना है। तो द्रव्यमान दिया है उसका 10 मीट्रिक टन, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4 kg। अब देखते हैं F1 का मान। तो F1 क्या है यहां पर, mg साइन अल्फा। तो m कितना है 10 की पावर 4, और g को भी फिलहाल g रहने दो, और साइन अल्फा कितना है 1/100 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह आ गया आपका 100 g न्यूटन। अब देखते हैं F2 यानी कि अवरोध बल, और वो कितना है। क्वेश्चन में लिखा है कि अवरोध का मान जो है 5 किलोग्राम प्रति मीट्रिक टन है। तो 1 मीट्रिक टन का अवरोध है 5 किलोग्राम, और कितना मीट्रिक टन है 10 मीट्रिक टन है। तो 10 का कितना हो जाएगा 5 गुना 10 kg प्रति मीट्रिक टन, यानी कि इतने किलोग्राम पर जो है 1 मीट्रिक टन पर इतना फोर्स लगेगा, या इसे किलोग्राम भार भी लिख सकते हैं। और यदि किलोग्राम भार को न्यूटन बदलना चाहते हैं तो जी से गुना कर देते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं 50 g न्यूटन। तो कुल बल कितना लग गया, तो टोटल बल हो जाएगा F बराबर F1 प्लस F2, दोनों को जोड़ दो तो 150 g न्यूटन कुल बल हो गया। और V का मान कितना दिया है, V का मान दिया है उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से इसमें गुना कर दो, तो 30 गुना 5/18 तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और यह आ जाएगा आपको 25/3 मीटर प्रति सेकंड। करना क्या है, हमें इंजन की शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति P बराबर होता है F गुना V। तो F कितना है, टोटल बल निकाल चुके हम 150 G, और V कितना आया था अभी 25/3। तो ये आ जाएगा आपका वाट में, और उसमें निकालना हमें मीटरी अश्वशक्ति। तो मीटरी अश्वशक्ति का मतलब होता है कि आप इसे 735 से भाग कर देंगे, जो भी इसका आंसर आ जाएगा उसे भाग कर देंगे 735 से। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 150 गुना 9.8 गुना 25/3 और 735 से भाग करो, तो निकल कर आ जाएगा मीटरी अश्वशक्ति MHP। अगर HP की बात करते तो 700 जो बताया था अभी आपको 746 से भाग करते, लेकिन हमें MHP भी निकालना है तो 735 से भाग करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा 50/3 MHP। यही इसका फाइनल आंसर है। तो इस टॉपिक से इसी तरह के सवाल आते हैं, थोड़े जटिल भी सवाल होते हैं, तो आप थोड़ा सा अभ्यास करना इन क्वेश्चन का, ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना कर पाओ। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी गुरुत्व त्वरण के अधीन गति। तो यदि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी गति की समीकरण है जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है। तो पहली समीकरण है V बराबर U प्लस GT, आपको मालूम ही है। दूसरी है H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और तीसरी है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसमें से एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन पे, इसका मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु को
किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो 5वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी, या 6ठे सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी, तो हमने लिख दिया टीवें सेकंड में उसने कितनी ऊंचाई या दूरी तय करी। तो सूत्र है उसका u प्लस 1/2g 2t - 1। इंपॉर्टेंट सूत्र यह है, इसे जरूर याद रखना। दूसरी बात यह है, अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो इन सभी सूत्रों में g के स्थान पर -g रख दिया जाएगा। अब तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो किसी ऊंचाई पर उसके दो समय होते हैं, या यूं कहें कि मान लीजिए आपने किसी वस्तु को फेंका तो 20 सेकंड के बाद वो 30 मीटर की ऊंचाई पर था, तथा 30 सेकंड के बाद भी वो उसी ऊंचाई पर था। तो दो अलग अलग समयों पर वो एक ही ऊंचाई पर कैसा हो सकता है? तो यह चित्र के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए पहले कि मान लीजिए एक वस्तु को हमने बिंदु ए से ऊपर की तरफ फेंका तो पहले वो पी पे गया और अंत में वो बी पे गया, फिर वापस आना शुरू हो गया। हमें ये देखना है कि पी ऊंचाई अर्थात ए से पी तक की जो ऊंचाई एच है, इस वाले बिंदु पी पर जाने में उसे कितना समय लगा। तो उसे दो समय लगे। जब यहां से ऊपर तक गया हो तो यहां से ए से पी तक जाने में उसे स्मॉल t1 का समय लगा। फिर ऊपर तक गया वो, फिर वापस आया, तो ऊपर तक जाने में और वापस आने में जो समय लगा है वो t2 है। तो दो समय ये उसी बिंदु पर है P पर, इसलिए अलग अलग है। एक तो समय जाने वाला है और एक समय वापस आने वाला समय है। और ये ऊंचाई h का सूत्र है, h बराबर ut प्लस 1/2 gt²। इसमें t² है। इस t² का क्या मतलब है, बात समझिए जरा। जैसे कि वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो सूत्र क्या बन जाएगा, h बराबर ut माइनस 1/2 gt² माइनस आ जाएगा यहाँ पर, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt² हो जाएगा। या इसे इधर लिया उठा के तो gt² माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ये एक t में द्विघात समीकरण है, यानी कि ये समीकरण इस प्रकार की है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है ये इक्वेशन। ये एक द्विघात समीकरण है। और आप ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा है माइनस b/a होता है। और यहां b क्या है, माइनस 2u है, तो t1 प्लस t2 का सूत्र आ जाएगा 2u/g। इसी प्रकार से मूलों गुणनफल का सूत्र होता है c/a, तो c और ये a अर्थात 2h तो है c और g है यहाँ a, तो t1 गुना t2 आ जाएगा 2h/g। और यदि इनको अलग अलग निकालना भी चाहें द्विघात समीकरण में, जैसे सिद्धाचार्य से सूत्र से निकालते हैं, तो t1 का मान निकल कर आ जाएगा u प्लस u² माइनस 2gh का अंडर रूट अपॉन g, और दूसरा सूत्र आ जाएगा t2 का u माइनस u² माइनस 2gh का अंडर रूट अपॉन g। तो ये t1 और t2 इस प्रकार से अलग अलग निकल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इन पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने की संभावना है। तो इस आर्टिकल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2000 में आया था। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f एंड इनिशियल वेलोसिटी u, द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल इन द सेकंड। तो क्या लिखा सवाल में कि एक जो पार्टिकल है वो एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण f से गतिमान है और उसका प्रारंभिक वेग u है। तो कण के द्वारा 2 सेकंड में, 2वें सेकंड में, 2 सेकंड नहीं है, ऊपर ts लिख रहा है nth, तो 2वें सेकंड में चली गई दूरी का मान ज्ञात कीजिए। तो हालांकि ये दूरी वाला फॉर्मूला है, ये h वाला नहीं है, लेकिन दोनों फॉर्मूले समान है, दूरी का कह लो या h का कह लो। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर, जो हमने अभी बताया था आपको, उसी प्रकार से लग जाएगा यहाँ पर भी। वहां पे ht का लिखा है, या s लिख लो चाहो तो ht बराबर u प्लस 1/2 f, वहां पर g लिखा था हमने 2t माइनस 1। अब क्या लिखा उसने कि 2वें सेकंड में चली गई दूरी, तो t का मतलब क्या है, t2, 2वें सेकंड में चली गई दूरी, तो u प्लस 1/2 f, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 अर्थात u प्लस 3/2 f। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2009 में आया था कि एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है और वो t सेकंड में h ऊंचाई तक पहुंचता है, तथा उसके बाद t' सेकंड में दोबारा वह उसी ऊंचाई h तक पहुंच जाता है। तो क्या कहा उसने कि h का मान क्या होगा। तो चित्र के अकॉर्डिंग h ऊंचाई तक जाने में उसे t समय लगता है
और इस ऊंचाई पर जाने के बाद अंत तक ऊंचाई तक गया और फिर वापस ग्राउंड तक आने में उसे टी डैश का समय लगता है। इफ इट टेक्स टी डैश सेकेंड मोर रीच द ग्राउंड अगेन देन एच, तो उसे टी डैश का समय लगता है। तो जो मैंने पहला अभी आर्टिकल समझाया था आपको उसी आर्टिकल संबंधित है ये। तो सूत्र क्या है, एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लेकर आएंगे हम। जी टी स्क्वायर माइनस 2 ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। और यहां पर आपको बताया गया था t1 प्लस t2 बराबर 2u अपॉन जी, और t1 इंटू t2 बराबर था 2h अपॉन जी। हमें निकालना क्या, h का मान निकालना है। तो यहां से h का मान क्या आ जाएगा, h का मान आ जाएगा यहां से 1/2 जी t1 t2। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि t1 के स्थान पर तो लिखा t इसने, और t2 के स्थान पर लिखा है t डैश। तो h का मान क्या आ गया 1/2 जी t डैश, ये इसका ऑप्शन आ गया। यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन इसका आ जाता है ए ऑप्शन सही है इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गति के नियमों से संबंधित। तो गति के नियमों के संबंध में आपने सविस्तार पढ़ रखा है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने संबंधी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, जो कि टीजीटी 1999 में आया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक गतिमान कण के वेग की समीकरण दे रखी है 2s² प्लस 2s प्लस 5, ये दे रखी वेग की समीकरण। वेग की समीकरण के बाद में उसने पूछा है सवाल में कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण f। तो वेग की समीकरण क्या दी है, v² बराबर 2s² प्लस 4s प्लस 5। तो उसने पूछा है इसका कि इसके त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। अब त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र आप जानते हैं कि f का सूत्र होता है dv ओवर dt, या इसे मैं लिख सकता हूं dv ओवर ds इंटू ds ओवर dt। और ds ओवर dt ये वेग होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि f बराबर हो गया आपका v इंटू dv ओवर ds। अब इसको हम सरल करते हैं, यानी कि हमें f का मान निकालने के लिए dv ओवर ds की आवश्यकता है। तो ये जो समीकरण ऊपर दे रखी है इसको हम s के रेस्पेक्ट में अवकलित कर देंगे। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2v dv ओवर ds इज इक्वल टू 4s प्लस 4। तो यहां से हम 2 से भाग कर देंगे इसे, तो क्या मिलेगा v dv ओवर ds बराबर 2s प्लस 2। तो यही हमारा f का मान है। तो f का मान कितना हो जाएगा इसका 2s प्लस 2। और यदि यहां पर ये पूछा जाए कि 2 मीटर चलने के बाद उसका त्वरण कितना हो जाएगा, तो यदि पूछा जाए कि s का मान कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो 2 मीटर के बाद चलने के बाद उसका त्वरण कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि यहां s की जगह पे 2 मीटर रख देंगे तो आ जाएगा आपका 6 मीटर। या मान लो 2 के स्थान पर इसमें 4 मीटर पूछता है, 5 मीटर कहता, तो जितना भी वो दूरी कहती उसे हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का अर्थ यह हो गया कि अगर कोई सवाल इस प्रकार का है जिसमें वेग की समीकरण s के रूप में दे रखी है, वेग की समीकरण किसमें दे रखी है, दूरी के रूप में दे रखी है, और उसमें कहा कि त्वरण ज्ञात कीजिए, तो पहले आपको यहाँ पर चेंजिंग करना पड़ेगा। अर्थात f को जो हम v और s के रूप में लेकर आएंगे, और फिर जो v है उसका हम अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद में अगर उसने कहा है कि 2 मीटर के बाद में 4 मीटर के बाद में उसका क्या ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात कीजिए, तो आप उसमें s के मान में वो मान रख देंगे तो आप त्वरण निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि टीजीटी 2001 में आया था। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन x अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू 4t² प्लस 2t प्लस 5, वेयर x जो है वो मीटर में है, t जो है वो सेकंड में है। तो एवरेज एसिलेशन ज्ञात करो इसका चौथे सेकंड में। तो चौथे सेकंड में इसने कहा कि एवरेज एसिलेशन यानी कि त्वरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, x का मान लिखते हैं। x दिया है इसने 4t² प्लस 2t प्लस 5। अब निकालते हैं इसका वेलोसिटी। तो v का सूत्र होता है
dx/dt, अर्थात इसका t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो तो 8t + 2। अब निकाले त्वरण, इसका त्वरण का अर्थ होता है dv/dt। तो सारे इसमें फॉर्मूले लग गए। तो अब इसको फिर किसके रेस्पेक्ट में कर दोगे, t के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिलेगा, तो यहां पर क्वेश्चन में गलत उतर गया थोड़ा सा, पावर जो 3 थी यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा 12t²। अब फिर इसका करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो 12 दूनी 24t। अब उसने क्या कहा है कि चौथे सेकंड में उसका एवरेज त्वरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं उसका त्वरण 3 सेकंड बाद, फिर उसका निकाल लेते हैं 5वें सेकंड में उसका, और उसका दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो एवरेज जो उसका f हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे कि पहले निकाल लेंगे हम 3 सेकंड में, तो f3 कह लो चाहो तो इसे, तो 24 × 3, फिर निकालेंगे f4 उसका, यानी कि 24 × 3, और इनको दोनों को जोड़ के f3 + f4 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 24 × 3 + 24 × 4, यहां पर 4 आएगा बटे 2, तो 24 ऊपर कॉमन निकल जाएगा, तो कितना आएगा 3 + 4 बटे 2। कैलकुलेशन करना इसकी, तो आंसर आ जाएगा इसका 84 मीटर/सेकंड²। यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि टीजीटी 2010 में आया था। इसमें पूछा है कि एक कण की दूरी का सूत्र दे रखा है s = 4t³ - 5t + 3। तो 3 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो कितने सेकंड बाद कहा उसने, 3 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालते हैं इसकी वेलोसिटी, वेग v निकालते हैं। तो v का सूत्र होता है ds/dt, अर्थात इसका t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 4 से 12 हो जाएगा, t⁻2 - 5। अब क्या करेंगे कि t = 3 पर इसका वेग हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम 12 × t के स्थान पर रख देंगे 3 का स्क्वायर - 5, तो हो जाएगा ये 108 - 5। तो आंसर आ गया इसका 103 मीटर, या सेंटीमीटर लिखा था उसमें वैसे, सेंटीमीटर/सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पीजीटी 2000 में आया था। इसमें लिखा है कि एक कण के विस्थापन का समीकरण दिया है इसने, s = t-1² × t-2। तो t = 3, यानी कि 3 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी हमें पहले इसको अवकलित करके वेग निकालना पड़ेगा। तो v = ds/dt। अब यहां 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहला फंक्शन तो t - 1², दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या काम करेंगे, दूसरा फंक्शन लेंगे यानी कि t - 2, और पहले का अवकलन कर देंगे, तो अवकलन कितना आ जाएगा 2 × t - 1। तो ये हो गया आपका t - 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 2 × t - 2 और t - 1। अब कहा क्या है इसमें क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चन में कहा है कि t = 3 सेकंड, तो t = 3 सेकंड पर वेग, यानी v का मान निकालना हमें। तो t की जगह क्या रख देंगे 3 सेकंड, तो 3 में से 1 गया 2 रह गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 4 + 4 कुल मिलाकर आ गया 8 मीटर/सेकंड। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि टीजीटी 2011 में आया था, कि एक पार्टिकल जो है वो विरामावस्था चलना शुरू करता है और उसका एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है। तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धियों का अनुपात ज्ञात करो जब वह mवे और m+1वें सेकंडों में, यानी कि उसके mवे और m+1वें सेकंडों में गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, st = u + 1/2
एफ 2t माइनस 1। अब समय कितना दिया है m सेकेंड, m1 सेकेंड, तो एस एम और विरामावस्था चलना शुरू करता है तो ये तो हो गया 0। तो 1/2 एफ कॉन्स्टेंट है, 2m माइनस 1 ऐसे निकालो m प्लस 1 के लिए, तो 1/2 एफ 2 m के स्थान पे क्या रख देंगे हम m प्लस 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एफ 2m प्लस 1। अब हमें निकालना क्या है, इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है, अर्थात केवल अनुपात केतु। तो गतिज ऊर्जा का अर्थ होता है कार्य, तो पहले सेकंडों में कार्य और फिर दूसरे सेकंडों में कार्य, और कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन यानी कि mg। तो कितना हो जाएगा mg गुना एस एम बटे mg गुना एस एम प्लस 1। गतिज ऊर्जा एक्चुअल में कार्य किया गया कार्य है, अर्थात कार्य का सूत्र क्या होता है बल गुना विस्थापन, और बल क्या है यहाँ mg है। तो अब यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, तो सिंपल सी बात ये रहेगी कि एस एम अपॉन एस एम प्लस 1, और एस एम का मान कितना है 1/2 एफ 2m माइनस 1, नीचे कितना है 1/2 एफ 2m प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया इसका निकल कर 2m माइनस 1 अनुपात 2m प्लस 1, अर्थात इसका ऑप्शन जो है सी सही है। इस वीडियो में केवल इतना ही। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें, घबराएं बिल्कुल नहीं। एग्जाम नज़दीक है, लेकिन आप अंत समय तक अपनी तैयारी जारी रखें, और मैं भी आपकी अंत समय तक हेल्प करता रहूँगा। तो यदि इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।